सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा स्क्रीन ठीक कर लूँ मैं, क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई देगा नहीं। थोड़ा सा ऐसे। परफेक्ट। हाँ जी। कैसे हो आप सभी? मज़े में? एकदम आनंदित, अत्यधिक आनंदित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज हम मेंस के बारे में फिर से आज बात करने लगे हैं। कुछ बच्चे तो बस मुझसे इसी बात का खफा रहते हैं कि सर मेंस बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो यार, प्री तो पढ़ाते ही नहीं हो। देखो यार, प्री भी पढ़ाया यार, बीच में पढ़े थे, प्री भी पढ़े थे। कल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी करे थे, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तुमको करा दिए ऐसे जो इंपॉर्टेंट थे क्लरिकल मेंस के लिए भी, ऐसे प्री की टॉफ़ी दिखा के। ठीक है। और कल भी ऐसा ही हुआ। अभी आज भी 10:40 पे बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। कल 10:40 पे कौन कौन से बच्चे 10:40 वाली क्लास में कितने बच्चे आए थे? मज़ा आया था क्लास में? शुरू के कुछ क्वेश्चंस, बाद के कुछ क्वेश्चंस मज़ेदार थे ना। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस किए थे हमने 10:40 वाली क्लास में। फ्री क्लास है सभी के लिए, सब टाइम से पहुंचिएगा। उसके अंदर भी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास होगी 10:40 पे। ठीक है। तो मज़ा आता है उसके अंदर भी। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, और पूरा जोश, पूरा उत्साह, पूरी एनर्जी झोंक दो। सबसे पहले मुद्दा हमारा क्या है? मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कैसे करें, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो, आपका मेंस में जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपको सबसे पहली बात कहाँ पे ट्रैप रखता है। सबसे पहले ये, जिस बच्चे को समझ आ गया ना, उसके लिए मेंस का पेपर काफ़ी डुएबल हो जाता है। मेंस का पेपर ना एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है। वो आर्ट है, कला है, और इससे समझना ज़रूरी है कि क्या क्या इस पेपर में वो रखता है। सबसे पहली चीज़, वो ट्रैप कहाँ कहाँ पे रखता है। वो ट्रैप रखता है आपकी शुरुआत में ही ना, बहुत गंदी सी डीआई दे देगा आपको मेंस की। ठीक है। वो क्या करेगा? वो डेसिमल वाले वेरिएबल दे देगा। जैसे कि ऐसा बोल देगा 7.55 के। ठीक है, 7.55 के ऐसा बोल देगा, और उधर लिख देगा 15.1 के। ठीक है। ऐसा आपको दे देता है, ऐसे ऐसे रेशियो दे देता है कुछ भी नहीं है। आप ही बता दोगे मुझे ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। 1:2 की रेशियो है ये। बट वो ऐसे ट्रैप फंसाएगा, वहाँ पे लिखेगा, ऐसे ट्रैप बनाएगा, डेसिमल वाली रेशियोज दे देगा, वेरिएबल डाल देगा, बहुत ही भयानक दिखने वाली डीआई दे देगा, और ऐसे ही कुछ अजीब दिखने वाले सवाल। ठीक है। आपको दिखाएगा कि मैंने कुछ हार्डकोर नंबर सिस्टम पूछ लिया है, बट वो हार्डकोर नंबर सिस्टम पूछता नहीं है, बड़ा बेसिक सा नंबर सिस्टम पूछता है। ठीक है। इक्वेशंस को बहुत गंदा सा दिखाएगा, जैसे कि आपको x की पावर 7 लिख देगा। ठीक है। उसके बाद उसकी पावर ऊपर 1/7 भी लगा देगा बाद में, बट लिख देगा 7। तो एक बार बच्चा कहता है, अरे इतनी बड़ी इक्वेशंस तो हमने सॉल्व ही नहीं की कभी। x की पावर 42 लिख देगा, बाद में उसकी पावर 1/21 कर देगा, और x नहीं लिखेगा। वो डराने के लिए पता क्या करेगा, अब x वेरिएबल है, वैसे ही k भी वेरिएबल होता है, तो वो k वेरिएबल में दे देगा, या फिर आपके सामने वो एक अजीब सा कोई वेरिएबल यानी कि b वेरिएबल दे देगा। तो बच्चा कहता है यार ये सब चीजें देखी नहीं है, तो फैमिलियरिटी इशू आ जाता है। तो बच्चा क्या करता है, कुछ विचित्र चीजें देख के एक बार घबराता है और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। जबकि देखो, सबसे पहली बात, इन सब के इलाज क्या है? डीआई कभी स्टार्टिंग में शुरू ही नहीं करनी। ठीक है। तो इसको इग्नोर ही करो। ये आपको बता दिया मैंने, दिखने में डरावना है, आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। नंबर सीरीज उसने पूछनी है, सीरीज देगा, उसके ऊपर कुछ 4 से 5 अलग अलग तरह की स्टेटमेंट दे देगा, जो एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड होंगी और डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होंगी। वो भी बड़े आराम से हो सकती हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये छलावा है, बस आपको मैंने करके दिखाया ये वाला। अब यहां से क्या है कि मेन बात, मुद्दा क्या है कि नंबर निकलते कहां से हैं, नंबर कहां से आपने मेंस के अंदर निकालने होते हैं। से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप मेंस के अंदर क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप, skip all types of DIs। ठीक है। skips all types of DIs, हर तरह की DIs को skip कर दो मेंस के पेपर के अंदर। करनी ही नहीं है, शुरू में हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है। उसको उस तरीके से देखेंगे जैसे हमारे घर कई बार हमको ना पसंद, जो अच्छा ना लगने वाला रिश्तेदार आता है ना, तो जैसे वो हमें घर में दिखाई नहीं देता, चाहे आए भी तो हम ऐसा अनदेखा करते हैं ना उसको, दूर से नमस्ते ताऊ जी, बस। फिर जो हम अपने काम में मस्त होते हैं, उसको जितना अनदेखा हम कर देते हैं ना, उतना ही अनदेखा करना है इस और हर तरह की डीआई को मेंस के पेपर के अंदर। सबसे पहली चीज, पेपर के अंदर कोई भी सवाल जो नंबर सीरीज से जुड़ता, किसी वन लाइनर से जुड़ता, किसी क्वाड्रेटिक से जुड़ता, या कुछ बेसिक से नंबर सिस्टम से जुड़ता, ठीक है, इस टाइप का जो भी सवाल आ रहा है उसको खत्म करो। इस सबको मैं वन लाइनर्स कैटेगरी में डालूंगा। ये है MOL,
मेंस वन लाइनर्स थोड़े से अलग होते हैं, एमओएल्स, तो एमओएल्स की कैटेगरी में डाल रहा हूं इसको, ठीक है। तो पहले एमओएल्स को उठा लेना, इनमें से जो बनता है क्वेश्चन बनो, नहीं बनता छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम स्किप ऑल टाइप ऑफ डीआईज, उसके बाद जो भी एमओएल में से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको उठा लो, ठीक है। उसके बाद आप आओ अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक पे अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी डेटा सफिशिएंसी अत्यधिक स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये उनका बहुत स्ट्रांग एंड होता है, उनको हमेशा से एक एज मिलेगी जिनकी डेटा सफिशिएंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर आपका टाइम बहुत कम लगता है अगर वो स्ट्रांग है आपकी। तो मेजॉरिटी बच्चे जो अवेयर नहीं है डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक से, वो क्या करते हैं, डेटा सफिशिएंसी के सवाल को पूरा सॉल्व करते हैं। बट एक समझदार बच्चा या तो सॉल्व करता ही नहीं है या बहुत ही कम सॉल्व करता है और वो डेटा सफिशिएंसी का आंसर निकाल लेता है, इवन वो एसबीआई पीओ लेवल की डेटा सफिशिएंसी क्यों ना हो, ठीक है। तो वहां पे ये चीज का ध्यान रखना, डेटा सफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग करो अपनी, क्योंकि ये टाइम सेवर सेक्शन है और एक्यूरेसी बहुत गजब की आती है इसके अंदर। उसके बाद अगला अपने हथियार रखना है जो Q1 Q2 क्वेश्चंस, बहुत सिंपल होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। उधर उन्होंने क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज की हुई है क्वेश्चन की, बस क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज की हुई है ताकि देखो 2 क्वेश्चन दिखें बच्चा छोड़ दे। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सो 2 क्वेश्चन दिखे बच्चा छोड़ दे, Q1 Q2 Q3 वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये उठाने चाहिए। और इसके साथ ही जो वियर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अब वो पेपर में ना आपको वियर्ड क्वेश्चंस देगा, जैसे कि इस बार उसने ना, मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था आप सभी के साथ, जो एसबीआई पीओ मेंस में आया था। उसमें उसने क्या दे दी थी, नंबर सीरीज के साथ ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिक्सअप कर दिया था, नंबर सीरीज के साथ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया था। यहां बता दिया था कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/6 है। मैंने यूट्यूब पे अभी आपको दिया, कराया था वो वाला क्वेश्चन। अब वो वियर्ड क्वेश्चन है, अगर वो वियर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे, मेजॉरिटी बच्चा स्किप कर देगा, मेजॉरिटी बच्चा क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, क्योंकि वो उससे होगा ही नहीं, वो उसको डरावना दिखेगा। बट एक बात सिंपल सा ध्यान रखना, मोर द वियर्ड इट इज, जितना ज्यादा वियर्ड दिखने वाला क्वेश्चन होगा वो इतना इजी होगा, ये भी ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि जब भी एग्जामिनर कोई नया तरह का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है, कोई भी न्यू टाइप इंट्रोड्यूस करता है ना, तो वो एक चीज का ध्यान रखता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा कम रखता है। सर उसकी शक्ल डरावनी रखता है, लेवल बहुत ज्यादा कम रखता है। जिस बच्चे ने 2 से 3 मेंस दिए हैं उसने ये चीज नोटिस की होगी। सो उसके बाद आपका जो अगला निशाना होना चाहिए वो वियर्ड सवाल होने चाहिए, जो थोड़े से टेढ़े, थोड़े से वियर्ड सवाल आए हुए हैं, जहां पे अगर इस तरीके से आप पूरे पेपर को अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके अटेम्प्ट काफी ज्यादा बेटर हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो राजेश ने 34 अटेम्प्ट किए, 34 मार्क्स लेके आया वो 60 में से, राजेश, ठीक है। आईबीपीएस पीओ में, मतलब ये वो पेपर है जहां पे बच्चे के लिए 1-2 नंबर निकालना भी महाभारत हो गई थी, क्योंकि वो इतना टेढ़ा दिखने वाला पेपर आया था। वहां इस बच्चे ने 34 नंबर निकाल लिए, ठीक है, 60 में से। तो कितना बड़ा एज मिल गया उसको मेंस पेपर में, ठीक है। इंटरव्यू तो अब उसका डर ही खत्म हो गया इंटरव्यू का, क्योंकि मेंस में इतने अच्छे नंबर ले आया वो ओवरऑल। तो ये चीज होती है, मेंस जितना ज्यादा अच्छा हो जाता है ना आपका, इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी, इंटरव्यू कितना अच्छा हो सकता है आपका, उसकी डिपेंडेंसी पे फर्क पड़ जाता है। तो इंटरव्यू में आप काफी कूल डाउन जाते हो, और जितना कूल जाओगे इंटरव्यू उतना अच्छा होता है, ठीक है। जितना स्ट्रेस लेके जाओगे इंटरव्यू खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स मैंने बताई, कुछ टेक्निक्स मैंने बताई जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो आपका स्कोर, ठीक है। बट एक सबसे बड़ी टिप जो कोई भी नहीं बताएगा और कोई भी नहीं फॉलो करेगा, वो है पी क्यूब। क्या पी क्यूब? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। भाई सिर्फ जानने से नहीं होगा, रगड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा वॉर एरिया में जाओगे, वॉर एरिया में, युद्ध के मैदान में जितना ज्यादा उतरोगे ना, वॉर जोन में जितना ज्यादा उतरोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे मेंस के, जितना ज्यादा मेंस का कंटेंट प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ये बेटर होगा। और इतना ज्यादा ये बेटर होगा तो रियल टाइम में पता होगा कि वहां से एकदम से अटैक आएगा तो कैसे बचना है, मुझे कैसे अटैक करना है, ठीक है, मुझे कैसे डिफेंड करना है, सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। पेपर में कहां डिफेंड करना है, कहां अटैक करना है, क्या स्किप करनी है, क्या पकड़नी है, ये सब क्या है, थ्योरेटिकल बातें हैं। रियल एस्पेक्ट, रियल जो एक्सपीरियंस फील करता है ना, उसको ज्यादा एज मिलता है। ये मेरी लास्ट टिप है, एक्सपीरियंस। मोर एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो होगा ना, वो हमेशा फायदे में रहेगा मेंस पेपर में। तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। तो ये बातें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 बातें उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करें। आर यू रेडी फॉर द सेशन? कुछ बच्चे तो एग्जिट लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अच्छा सर, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना,
ये बोलने वाले हैं बहुत सारे बच्चे अभी, क्योंकि ना स्ट्रेटेजी डिस्कशन हो गई है, हाउ टू स्कोर मींस अच्छे मार्क्स पता लग गया है। अब तो सर विदा लेने का समय आया है, अब हम चलते हैं सर, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, हम कर लेंगे, हमने सोचा हुआ है 1 मई 2047 से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं हम। नालायक, पढ़ो तुम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सवाल करके दिखाओ जरा, बताना इसका क्या आंसर होगा। सोचो अपने हिसाब से, लगाओ दिमाग, फिर मैं बताता हूं। गिवन बिलो आर 3 इक्वेशंस, 1 2 3, 3 इक्वेशंस आपको हमने दे दी, ठीक है। कहता है कि पहले वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो p और q हैं और p q से बड़ा है। अच्छा, हर एक का मतलब समझा करो। ये लाइन उसने क्यों लिखी है p q से बड़ा है? क्योंकि 2 रूट्स आएंगे, आपको क्या पता कौन से वाला p कौन से वाला q। उसने बताया p q से बड़ा है, मतलब आप अंदाजा पता लग जाए आपको, बड़े वाला p है, छोटे वाला q है। On this basis, solve the equations 2 and 3 and answer the questions that follow। ठीक है, चलो जी देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं क्या सिचुएशन है। 5x स्क्वायर माइनस 5x, 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, 5 टाइम्स ऑफ 5 मतलब 25x, ठीक है, प्लस 71 हो गया, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 7, 2x माइनस 14, ये हो गई वैल्यू, ये हो गया, ठीक बात है। 3x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2x है, ये 25x है, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 2x एंड 25x हो गया 27x, ठीक है। 71 एंड 14 कितना हो गया? 71 एंड 14 हो गया 85, ठीक है। सो ये हो गया प्लस 85 इक्वल्स टू 0। अपने पास ये है, प्रोडक्ट चाहिए अपने को कितने का? प्रोडक्ट चाहिए 170 का, प्रोडक्ट चाहिए 170 का, सम चाहिए 27 का, 17 और 10 से काम चल जाएगा, -17 -10, साइन रिवर्स करोगे प्लस 17 प्लस 10, ये भी ठीक है। और एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, सो ये आपके रूट्स आ जाएंगे 17/2 एंड 5। बड़े वाली वैल्यू कौन सी है इसमें से? बड़े वाली वैल्यू कौन सी है? 17/2, तो p की वैल्यू आ गई 17/2 एंड q की वैल्यू क्या आ गई? q की वैल्यू आ गई 5। कितने बच्चों ने p और q की वैल्यू निकाल ली थी? अरे क्या बात है, शाबाश। अब बड़े वाली वैल्यू जो है, बड़े वाली वैल्यू जो है वो p की वैल्यू है और छोटे वाली वैल्यू जो है वो q की वैल्यू है। ओके बॉस, बढ़िया। अब वो कहता है कि आपको p की वैल्यू हम दे रहे हैं, आपको q की वैल्यू हम दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को निपटा दो, ठीक है। अब p की वैल्यू आ जाएगी तो ये वाला पूरी इक्वेशन आ जानी है, p की वैल्यू आ गई तो ये वाली पूरी इक्वेशन आ जानी है, ठीक है। और q की वैल्यू आ गई तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन आ जानी है। वो सॉल्व हो जाएंगी, इक्वेशन ना बन जाएंगी। एक बार आप इक्वेशन बना दो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये सब हटा दो तामझाम, कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट मैंने इक्वेशन सॉल्व की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है मैंने, ठीक है। ये तामझाम हो गया। अब एक बार नीचे वाली इक्वेशंस बना देते हैं। नीचे वाली इक्वेशंस क्या बनेगी? 4y स्क्वायर प्लस 45y, उसके बाद क्या बनेगी? 12p, p है 17/2, p है 17/2, 12 इंटू 17/2 क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 6 बार, 17 का 6 गुना, ठीक है। 102 प्लस 2 104 आ गई वैल्यू, ये बन गई पहले वाली, ठीक है। p और q को नीचे पुट कर दो, 2k स्क्वायर प्लस 2p मतलब 17/2 का 2 टाइम्स, यानी कि 17 प्लस 2 आ गया, 17 प्लस 2 आ गया 19 के 12q 12 पंजे 60 -60 इक्वल्स टू 0।
सो ये आपके पास दो इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन बन गई। क्या ऐसी बनेगी? बताओ, ऐसी बन जाएंगी? पहले बताओ, इक्वेशंस क्लियर है? क्लियर है बाबा? ये 102 प्लस 2 104 बन जा रहा है। फिर कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर a एंड b, a इज ग्रेटर देन b एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 आर c एंड d, c इज ग्रेटर देन d। तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, आपने ये बताना है। सो पहले वाले रूट्स के, पहले वाली इक्वेशन के रूट्स कौन बताएगा मेरे को? 104 का 4 गुना कितना होता है? 16 होता है। देखो ये क्या है? 13 8 है, 13 का 8 गुना है और वो 4 गुना है 4। तो देखो 32 और 13, 32 और 13 से क्या बन जाएगा? 32 और 13 से इसके रूट्स आ जाएंगे, -32 -13, -32 -13। साइन रिवर्स करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गई, ये आ गई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। तो ये आ गई -8 और ये आ गई 13/4, मतलब कितनी? 6.5, 6.5 का आधा 3.25। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। अब इसमें ए कौन सा, बी कौन सा? देखो ए बड़े वाला है। कई बच्चे कहेंगे सर ये बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव साइन है, इसलिए ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। सो ए और बी की वैल्यूज ये आ जाने वाली हैं, ए और बी की वैल्यूज ये आ जाने वाली हैं। शाबाश, सारे बोलो हलवा है क्वेश्चन। खाओ ना, बोलना नहीं है, सिर्फ खाना भी है। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए 120 का, प्रोडक्ट चाहिए 120 का, डिफरेंस चाहिए 19 का। कितने बच्चे बताएंगे? प्रोडक्ट चाहिए 120 का, डिफरेंस चाहिए 19 का। 24 पच्चे, 24 पंजे, 24 का 5 गुना 120 होता है और 24 और 5 का डिफरेंस जो होता है 19 होता है। सो -24 + 5, -24 + 5 आएगा। फिर साइन रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा +24 -5, +24 -5। उसके बाद कॉफिशिएंट है 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया प्लस का 12 और प्लस का माइनस का 2.5। तो भैया ऐसा है, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है? ए बी की वैल्यू आ रही है 3.25 माइनस का, और बी की वैल्यू आ रही है -8। सी डी की वैल्यू क्या आ रही है? सी बड़ा है, डी बड़ा है? सी बड़ा है। सी बड़ा है तो 12 और -2.5, 12 एंड माइनस का 2.5। ठीक बात है, बढ़िया है जी, बढ़िया है। खत्म है जी, बिल्कुल खत्म है इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? डी इज लेस देन ए। क्या डी लेस देन ए है? डी ए से लेस है? नहीं है, डी ए से बड़ा है। उसके बाद सी बी से, सी लेस देन बी है क्या? सी लेस देन बी नहीं, सी बी से बड़ा है? नहीं है जी। सी लेस देन ए है क्या? सी भाई नहीं है लेस, भाई सी सबसे बड़ा है। डी ग्रेटर देन ए है क्या? ये हो सकता है शायद। डी ग्रेटर देन ए, यस बिल्कुल है। डी ए से बड़ा है, क्योंकि देखोगे वैसे तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है वो, 2.5 3.25 से छोटा होता है, बट नेगेटिव है इसलिए वो बड़ा आ जाएगा। सो डी इज ग्रेटर देन ए इज द आंसर। डी इज ग्रेटर देन ए इज द आंसर। किसी बच्चे का आया था ये ऑप्शन? कोई बच्चा पहुंच पाया था? सवाल देखने में तो देखो मेंस का है तो थोड़ा सा काम तो करवाएगा वो, बट मुद्दा ये है कि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। पहली इक्वेशन बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक थी, रूट निकल रहे थे, रूट निकल रहे थे, पी और क्यू की वैल्यू रूट है तो रूट निकल गए, पी और क्यू की वैल्यू निकल गई, पी और क्यू उसमें पुट कर दिया तो नई इक्वेशन बन गई, नई इक्वेशन बन गई तो रूट निकल गए, दोनों के रूट निकल गए तो ए बी की वैल्यू सी डी की वैल्यू निकल गई। कंपैरिजन करना था, ये थोड़ा सा अलग स्टाइल का कंपैरिजन था। क्या कुछ मुश्किल था? इसको अलजेब्रा अलजेब्रा बोले? नहीं नहीं नहीं, ये ज़ेब्रा ज़ेब्रा है, बस ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस कर दो बस। ठीक है, चलो एक अच्छा सवाल जो मुझे सच में अच्छा लगा वो डिस्कस करते हैं। ये लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करके दिखाओ तो मजा आ जाए। बहुत अच्छा सवाल है, इक्वेशंस का सवाल है बट बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ax² + bx + c = 0। ठीक है, मान लो इसके रूट्स जो है ना वो अल्फा बीटा है। ठीक है, मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा या फिर इसके रूट्स हैं mn। आपको अगर कोई ऐसी इक्वेशन बनानी हो ना, आपको अगर कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं, सुनना, जिसके रूट्स जो है ना वो 1/m और 1/n होंगे, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स 1/m और 1/n होंगे, तो आप पता क्या करोगे? आपने एक तरीके से क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है ना। तो आप पता क्या करोगे? x की जगह पे 1/x रिप्लेस x by 1/x। ठीक है, रिप्लेस कर दोगे x by 1/x। तो इधर क्या कर दिया? a x की जगह पे रख दिया 1/x, b
1/x प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आएगी ना, अगर ऊपर वाली इक्वेशन के रूट mn थे तो ये जो इक्वेशन आएगी ना, इसके रूट हो जाएंगे 1/m 1/n। ये कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था, सिखा भी दिया मैंने, पहले ही बता दिया। अब जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ, इस क्वाड्रेटिक को। अब ये कुछ भी नहीं है, निपट जाएगा बिल्कुल आराम से। ये कंडीशन पता है ना कि रूट्स कब रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। रियल एंड अनइक्वल वाली सिचुएशन पता है ना आपको क्या होती है? ये भी मैं बता दूं कि पता है? कह दो यार पता है, मेरा दिल खुश हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है ना, मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तब रूट जो होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। ठीक है, अब तुमको मैंने एक ये बात बता दी, एक ये बात बता दी, और अब मैं दूंगा तुमको टाइम। अब जो बच्चा नहीं करके दिखाएगा मेरी तरफ से डांट खाएगा। मैं ये एक्स्ट्रा हटा देता हूं जो लाइन वगैरह बनाई हुई है। चलो निपटाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। अब बच्चा कह रहा है हलवा नहीं है ये। सच में आसान है, तुम अभी खुद ही बोलोगे सर आसान है ये। चलो मैं बताऊं, अब मैं बताऊं। चलो एक बार सुन लो मेरी बात। मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, मेरा प्रॉमिस है आपको समझ आएगी मेरी बात। ठीक है, कहता है कि इक्वेशन 1 के जो रूट्स है ना, वो रेसिप्रोकल है इक्वेशन 2 के रूट्स का। मतलब इक्वेशन 1 के रूट्स का रेसिप्रोकल कर दोगे तो इक्वेशन 2 के रूट्स मिल जाएंगे, इक्वेशन 2 के रूट्स का रेसिप्रोकल कर दोगे तो इक्वेशन 1 के रूट्स मिल जाएंगे। मतलब कहने की बात है, मैं इक्वेशन 1 के रूट से इक्वेशन 2 के रूट्स में जा सकता हूं। मतलब मेरे पास एक पहली वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं इस इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि पहले वाली जो इक्वेशन है ना, उसका उनके रूट्स का रेसिप्रोकल कर दूंगा, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। क्या बोलते हो, मेरी बात सही? ये देखो ये लाइन लिखी हुई है, इसका यही मतलब है। पहली वाली जो इक्वेशन है ना, उसके रूट्स का रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। कैसे करूंगा भाई? मेरे पास इक्वेशन है ax², सुनना मेरी बात ध्यान से, ax² माइनस 23x प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उठा के x को रिप्लेस कर दिया किससे, 1/x से। x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, इससे मेरे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। मतलब इसके रूट अगर mn है तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट 1/m एंड 1/n है। मतलब मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन आ जाने वाली है, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। मैं ये कह सकता हूं। तो मैंने x की जगह 1/x रख दिया, तो a 1/x का स्क्वायर माइनस 23 1/x प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया a/x² माइनस 23/x प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, x² से गुना कर दें पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को x² से गुना कर देता हूं मैं। x² गुना कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो ये x² से x² कट गया, a माइनस ये x से एक x कट गया 23x, और ये बन गया cx²। इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं तो ये इक्वेशन बन गई cx² माइनस 23x प्लस a इक्वल्स टू 0। क्या बन गई इक्वेशन, क्या बन गई बच्चे, cx² माइनस 23x प्लस a इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब एक बात बताओ, अगर मैंने क्या किया, पहले वाले के रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। बट पहले वाले के रूट्स के रेसिप्रोकल रूट्स तो मुझे इस वाली इक्वेशन से मिलते हैं। तो मतलब जो इक्वेशन आई है और जो ये इक्वेशन है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। मतलब जो इक्वेशन आई है
और जो ये इक्वेशन है वो दोनों सेम इक्वेशन है, मतलब 17x² प्लस QX माइनस R प्लस QX माइनस R। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं सेम इक्वेशंस है, सेम इक्वेशंस है। अगर ये दोनों सेम इक्वेशंस है तो कंपैरिजन करो, x² का कोएफिशिएंट इधर है c, इधर है 17, तो c की वैल्यू आ गई 17, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट उधर q है, इधर -23 है, तो q की वैल्यू आ गई -23, ठीक है। और a इज इक्वल टू माइनस आर आ गया, a इज इक्वल टू माइनस आर। क्या ये तीन बातें क्लियर है हर एक बच्चे को? पहले बता दो, पहले बता दो, सारे बच्चे बताएंगे एक साथ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। एक बार मेरे को कंप्लीट करें तो फिर मैं आपको ना वो करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। अच्छा, अब ऐसी बात है, ऐसी बात है, Q की वैल्यू -23 और माइनस आर की जगह पे मैं a लिख सकता हूं, तो मेरी सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई हो गई, a के टर्म्स में रह गई बस। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी? 17x² प्लस QX, ये इक्वेशन है मेरी। तो इसको मॉडिफाई कर दूं अब थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ मुझे पता लग गया। 17x², ठीक बात है, Q की जगह पे मैं -23 लिख दूं, -23x, और माइनस आर की जगह पे मैं a लिख दूं। ओके सर, डन है सर, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में उसने मुझे क्या बोला है? सेकंड इक्वेशन में उसने मेरे को क्या बोला है? सेकंड इक्वेशन में उसने मेरे को बोला है कि इक्वेशन ऑफ इक्वेशन लाइक रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये बात हम बोल सकते हैं। b² कितना आ जाएगा? इधर देखोगे तो देखो, इसको अगर आप इक्वेट करते हो, आपको abc की वैल्यू पता लग जाएगी। एक जनरल जो डिस्क्रिप्शन होती है ax² + bx + c = 0, तो b की वैल्यू -23 है, तो -23 का स्क्वायर करूंगा तो 529 आ गई वैल्यू, -4ac, a की वैल्यू क्या है? 17, c की वैल्यू है a इज ग्रेटर देन 0, ठीक बात है। 17 चौके यहां पे आ गया आपके पास 68, और 529 इज ग्रेटर देन, ये 68 a आ गई वैल्यू, ये नीचे ले आओ, a की तरफ छोटे वाला साइन, a इज लेस देन क्या? 529 बाय 68, 68 से काटोगे आप 7 7 49, 7 बार कटेगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, 7.6 के आसपास आएगी ये वैल्यू मेरे हिसाब से। a इज लेस देन 7.6 आ रही है वैल्यू, a इज लेस देन 7.6 आ रही है वैल्यू, नहीं 7.7, a इज लेस देन 7.7 आ रही है वैल्यू, ठीक है। a इज लेस देन 7.7 आ रही है वैल्यू, ये पता लग गया कि भैया a जो है ना वो 7.7 से लेस है। और इसने ये भी तो बोला है कि a जो है 0 से बड़ा है, ये देखो ये बोला हुआ a 0 से बड़ा है, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि a जो है 0 से बड़ा है, तो a बेसिकली 0 और 7.7 के बीच में लाई करता है, ठीक बात। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ a, जितनी भी a की इंटीग्रल वैल्यूज बन सकती हैं उसका सम। तो भैया 0 से बड़ा पहला इंटीजर आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। 8 आएगा क्या? नहीं, 8 नहीं आएगा, क्योंकि 7.7 से छोटा लेना है। इन सब का सम बताना है, सम होता है nn + 1/2, यानी कि 7 + 1/2। 28 आंसर आ गया, 28। मजेदार सवाल है क्या ऑप्शन में? कहीं ये ना हो पूरा ऑप्शन सॉल्व कर लिया और आंसर ही ना मैच हो। 28 खत्म। किस किस बच्चे को समझ आया बता दो। ठीक है, अब बच्चा कहता है इक्वल। मैं एक बार रिपीट ही कर देता हूं पूरा सवाल ना, छोटे मोटे कई डाउट आ रहे हैं, आप रुक जाओ, अभी डाउट मत पूछो, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर अगर डाउट बचते हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज मुझे वो क्या कहता है
कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2। कहते हैं इक्वेशन 2 के रूट्स का रेसिप्रोकल है इक्वेशन 1 के रूट्स, और इक्वेशन 1 के रूट्स का रेसिप्रोकल है इक्वेशन 2 के रूट्स, मतलब आपस में रेसिप्रोकल है। मतलब इनके रूट अगर 4-5 है तो इनके रूट 1/4 1/5 होंगे, इनके रूट 7-8 हैं तो इनके रूट 1/7 1/8 होंगे। ये हिसाब किताब होगा, ठीक है, ये हिसाब किताब होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को एक इक्वल करने का एक तरीका मेरे समझ में आया। कैसे कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x की जगह 1/x रख दूं तो मुझे नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी, और अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में x की जगह पे 1/x रख दूं तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन ही है कि एक के रूट्स का रेसिप्रोकल दूसरे के रूट्स हैं, तो मैंने क्या किया, x की जगह पे 1/x रख दिया ऊपर वाली इक्वेशन में। नीचे भी रख सकते थे, एक ही बात बनती, ऊपर भी रख दो नीचे भी रख दो, किसी में मर्जी रख दो, एक ही बात है। ऊपर x की जगह पे 1/x रख जाओगे तो नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी, नीचे वाली इक्वेशन में x की जगह 1/x रख दोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। तो मैंने क्या किया, ax² - 23x + c था, x की जगह 1/x रख दिया, रखा x² से मल्टीप्लाई किया, एक नई इक्वेशन बन गई cx² - 23x + a = 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये सेकंड वाली इक्वेशन के बराबर है, क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे पहली वाली रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। इसके जो रूट्स होंगे पहली वाली इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे, पर पहली वाली इक्वेशन के रेसिप्रोकल रूट तो इस वाली इक्वेशन के। अगर रूट सेम है तो इक्वेशन भी सेम होगी। तो ये जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है ये दोनों बराबर हो गई आपस में। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर हो गई। अगर बराबर हो गई सो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। जो x² का कोफिशिएंट है और जो x² का कोफिशिएंट है दोनों बराबर है, c = 17। जो x का कोफिशिएंट है और जो इधर x का कोफिशिएंट है वो बराबर है। जो उधर कांस्टेंट वैल्यू है विदाउट x की और जो इधर कांस्टेंट वैल्यू है विदाउट x की वो भी बराबर है आपस में। बराबर किया तो ये सारी वैल्यूज निकल गई। जैसे ये सारी वैल्यूज निकली सो आप सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के बारे में बोला हुआ है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, आप करने को तो इस इक्वेशन में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। c की वैल्यू 17 आ गई, 17 यहां लिख दो। अब 17 लिखते ही ये वाली इक्वेशन, और चाहे q को उठा के 23 और r को a लिख दो, तब ये वाली इक्वेशन। भाई सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करना कोई मैंडेटरी थोड़ी है, क्योंकि ये दोनों ही सेकंड इक्वेशंस हैं, क्योंकि आपने रूट को x को रेसिप्रोकल कर दिया है तो सेम इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इन दोनों से जो इक्वेशन निकल के आई, मतलब c की जगह पे 17 रख दिया, q की जगह पे 23 रख दिया, r की जगह पे a रख दिया, तो वो ये इक्वेशन उभर के आई। इसके लिए वो कहता है कि रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac निकाला, इक्वेट किया, तो इधर से मेरे पास वैल्यू आ गई कि a की वैल्यू जो होगी ना 529/68 से छोटी ही होगी, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 7.7 से छोटी ही होगी। हमें पता चला कि a की वैल्यू 7.7 से छोटी होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी, मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी है और 7.7 से छोटी है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो यहां पे इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, या तो इन सबको जोड़ दो इन सबको, चाहे कोई ज्यादा देर नहीं लगनी उसमें भी, 28 आ जाएगी वैल्यू। या फिर क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n+1/2, या आप इससे कर दो। 7 नंबर्स हैं, n को 7 रख दिया, 7 7 + 1/2 यानी कि 28। कितने बच्चों को क्लियर है एक बार बता देंगे सारे बच्चे। सर ये 2022 के IBPS PO मेंस का क्वेश्चन है कुणाल, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो एक बहुत आसान सवाल करोगे, बहुत आसान सवाल, कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसमें। ये सब डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, ये करोगे यहीं से तो नंबर निकल के आने हैं, जल्दी निपटाओ। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो और सवाल का जवाब बता दो। सर मेंस का प्लस कोर्स आने वाला है क्या 15 तारीख से?
ठीक है शिवा, पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो भाई मेरे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तो यहाँ पे आपको दो सीरीज दी हुई है, 6, 13, 28, 59, 59, 122, 250। ठीक है, इन सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा है, पहले केस में मुझे डबल 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 होता दिखाई दे रहा है, डबल 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 होता दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है, इधर भी अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है, इधर भी अप्रोक्सीमेटली डबल, इधर भी अप्रोक्सीमेटली डबल और इधर भी अप्रोक्सीमेटली डबल। ठीक है, तो डबल डबल करोगे तो इधर 6 दूनी 12 होता है, 13 दूनी 26 होता है, 28 दूनी 56 होता है, और ये भी यहाँ पे 118 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 244। ठीक है, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 में एक जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, 26 में दो जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा, 28 दूनी 56 होता है, 56 में तीन जोड़ोगे तो 59 आ जाएगा, और 59 का डबल कितना होता है, 118 होता है, 118 में चार जोड़ोगे, 122 का डबल होता है 244, फिर 5 जुड़ना चाहिए था, मतलब 249 आएगा। तो यहाँ पे 250 रॉन्ग टर्म आ गई, 250 इज द रॉन्ग टर्म पहले केस में। ठीक है, क्लियर है। और दूसरे वाली इक्वेशन थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें, इसमें मेरे को लग रहा है डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कहीं डबल भी डिफरेंस ना निकालना पड़ जाए। थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, ये नंबर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत नंबर निकलते हैं इधर से। तो यहाँ देखोगे तो कितनी आ रहा है इंक्रीज, इधर आ रहा है इंक्रीज 295 का, यहाँ इंक्रीज कितना आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है 179 का, इधर देखोगे तो सीधा सीधा 100 का इंक्रीज है, इधर देखेंगे तो कुल मिला के कितना है, 21 और 27 का इंक्रीज है, 21 और 27 का, यानी कि 48 का इंक्रीज है। और इधर देखोगे तो मात्र 36 का, नहीं 36 का नहीं, 18 का इंक्रीज है। ठीक है, ये चल रहा है। क्या है ये नंबर्स, ये नंबर्स क्या है, जनता जवाब मांग रही है। ये नंबर है तो देखिए, हाँ ये क्यूब माइनस स्क्वायर है। ये देखोगे ना तो ये 27 माइनस 9 है, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। ये 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर है, 64 माइनस 16। ये 125 माइनस 25 है, तो ये 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, जो कि गलत है, 216 माइनस 36 आएगा, यानी कि 180 आएगा। ये आएगा 180। ये आएगा बेसिकली 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 294। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 294। 294 जोड़ोगे तो ये 299 आएगी वैल्यू। इधर 300 रॉन्ग टर्म है, 300 रॉन्ग टर्म है इधर। तो ये रॉन्ग टर्म्स निकल गई सबकी, रॉन्ग टर्म्स निकाल ली थी आपने, बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। अब इनमें से करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है ये देख लेते हैं। करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है ये देख लेते हैं। अपने पास रॉन्ग टर्म थी वो निकल गई है, बाकी अब तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम रह नहीं गया। ठीक है, HCF ऑफ रॉन्ग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। HCF सबसे बड़े से बड़ा नंबर इनको जो काट सकता है वो 50 होता है, प्राइम नंबर नहीं है वो। ठीक है, 50 काट सकता है इनको, जो इनका HCF है वो 50 है, तो 50 वो तो नहीं है प्राइम नंबर, गलत है पहले वाला ही। और आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं पूछा। सम ऑफ द रॉन्ग नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ द डिफरेंस। यस बिल्कुल, सम है 550 जो 50 का मल्टीपल है, सम जो है डिफरेंस का मल्टीपल है। द रेशियो बिटवीन द रॉन्ग नंबर्स ऑफ सीरीज 1 एंड 2 इज 5:6। ये भी परफेक्ट है, ये भी ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद कहता है स्क्वायर रूट ऑफ द मल्टीपल ऑफ अ रॉन्ग नंबर इज अ होल नंबर। मल्टीपल नहीं प्रोडक्ट आएगा शायद इसका ना, इधर प्रोडक्ट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रॉन्ग नंबर्स।
रॉन्ग नंबर्स के प्रोडक्ट का अगर आप स्क्वायर रूट कर दें, मेरे हिसाब से ये ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है कि किस किस का ये आंसर आ गया? तो मल्टीपल की जगह ना प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, इधर प्रोडक्ट कर दो। और मेरे हिसाब से ये ठीक भी नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो सिंपल सी बात है, 250 और 300 का प्रोडक्ट अगर आप करोगे, उसका रूट करोगे तो भाई 25 निकल गया, 100 निकल गया, बाकी अभी तो अंदर ही रह जाएगा, बाकी तो इसके तो सारा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो होल नंबर तो नहीं आएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, इर्रेशनल नंबर रहेगा वो, ठीक है, इर्रेशनल नंबर रहेगा, तो ये भी गलत है। द आंसर विल बी बी एंड सी ओनली, ओनली बी एंड सी। किस किस बच्चे का आंसर आ गया था बता दो एक बार। आया था बच्चे, आंसर आया था कि नहीं आया था? ठीक है, वाह, आज आपका मेन से मोहब्बत देख के मेरा दिल खुश हो गया यार, इतने प्यारे बच्चे हो तुम, इतने ज्यादा प्यारे हो, मैं क्या बताऊं अब तुमको, इतना प्यारा भी कोई होता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक काम करो, पहले आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स? फटाफट लिया करो यार, ऐसे थोड़ी होता है, फटाफट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन है। चलो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। अभी क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चनों में से नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप छोड़ नहीं सकते ऐसे सवालों को। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी कंपैरिजन बताओ फटाफट। अच्छा, मैंने बताया था शुरुआत डीआई से नहीं करनी, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको कि डीआई से शुरुआत नहीं करनी, स्किप, शुरू में स्किप कर दो डीआई, बाकी सब कंटेंट कर लो, बट बाद में डीआई करनी भी है, ठीक है, क्योंकि जब एक बार सारे कंटेंट के थ्रू तुम घूम लोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मेरे से ये 10 12 15 सवाल डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इतने हो रहे हैं। फिर आपको डीआईज में से भी ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये 4 डीआई आई हुए हैं, इसमें एक तो बिल्कुल हलवा है, ये उठा लो, उसके बाद हाँ ये वाली थोड़ी डीआई और बेटर लग रही है तो ये भी उठा लो, ऐसा करना है, ठीक है, ये करो। टू 250 पीपल वर सिटिंग इन अ मूवी थिएटर, मूवी देखने गए हैं, ये कौन सी देखने गए हैं? ये मूवी पुष्पा देखने गए हैं मूवी, ठीक है, चलो पुष्पा मूवी देखने गए हैं और वो झुकेगा नहीं, तो इंटरवल के दौरान 12% लोग, 250 का 12% कितना होता है भैया? 30 लोग, 30 लोग तो कहते हैं हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हमको भूख ही नहीं लगती है, हम 20 रुपए के पॉपकॉर्न के बदले में 300 रुपए नहीं देंगे, वो बोलते हैं, ठीक है, तो 12% लोग कहते हैं हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे कुछ। बट रिमेनिंग पीपल जो हैं, बाकी बचे हुए 220 लोग, 250 लोगों में से 12% लोगों ने तो कुछ नहीं खाया, मतलब 30 लोगों ने तो कुछ नहीं खाया, बाकी 220 लोग कह रहे हैं हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे, हम तो भुक्खड़ है, ठीक है, ओके। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बोट एग्जैक्टली वन आइटम, ठीक है, एग्जैक्टली वन, ओनली वन वाले लोग 150 हैं, एंड 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑल 3 आइटम्स खरीदी हैं, तो एग्जैक्टली 2 आइटम्स वाले लोग कितने हैं, ठीक है। सो मान लो ये वेन डायग्राम है, 3 वाला वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो आपको बोलता है वो कि 4% ऑफ द टोटल पीपल, 4% ऑफ द टोटल पीपल कितना आएगा बच्चे? 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों तरह की आइटम्स खरीदी हैं, ओके। और उसके बाद कहता है ओनली वन वाले लोग 150 हैं, मतलब ये वाले लोग जो हैं वो 150 हैं, तो 150 ये वाले लोग हो गए, 10 लोग ये वाले हो गए, टोटल हो गए 160, ठीक है। मतलब अगर आप ये 3 तरह के लोगों को छोड़ दें, ये 3 तरह के लोगों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी लोग हो गए 160। ये 3 तरह के लोग कौन से हैं? जिन्होंने एग्जैक्टली 2 आइटम्स परचेज की हैं। सो 220 में से ये वाला 160 घटा दोगे तो बाकी बचे 60 लोग कौन से हैं? बाकी बचे 60 लोग हुए हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 तरह की आइटम्स परचेज की हैं। 60 आ गया पहले वाले का आंसर, क्लियर है? शाबाश मेरे भाई, सियाने हो गए तुम तो। उसके बाद कहते हैं एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है, एक व्यापारी आदमी है, वो क्या करता है? शर्ट्स, जैकेट्स, कोट्स बेचता है, और उसकी दुकान में जो बंदे एंटर करते हैं ना, एवरी पर्सन हु एंटर्स द शॉप बॉट एटलीस्ट वन आइटम, कम से कम एक आइटम तो खरीदता ही है, वो ऐसे जाने नहीं देता, खाली हाथ नहीं जाने देता, कहता एक आइटम तो बेचूंगा बेचूंगा, ठीक है। 200 पीपल उसकी दुकान में एंटर होते हैं, मतलब सब कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। 35 ने ओनली जैकेट्स खरीदी, हाफ ऑफ द पीपल बोट कोट्स, हाउ मेनी पीपल बोट शर्ट्स बट नॉट कोट्स? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको अब हटा दूं, ये काम हो गया सबका, ये हटा दूं,
हटा दूं क्या, बोलो यार। ठीक है, तो 3 तरह की बातें हो रही हैं, शर्ट्स, जैकेट्स एंड कोट्स। शर्ट्स, जैकेट्स एंड कोट्स। शर्ट्स, जैकेट्स एंड कोट्स, ये 3 तरह के लोग हैं। अब वो कहते हैं टोटल 200 लोग एंटर हुए हैं, टोटल 200 लोग एंटर हुए हैं, 35 लोगों ने ओनली जैकेट खरीदी है। मतलब ये वाले लोग, ये वाले लोग, ये 35 है, ये कितने हैं, ये 35 है। 35 लोगों ने ओनली जैकेट खरीदी है। उसके बाद कहता है हाफ ऑफ द पीपल बोट कोट्स। हाफ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोट्स खरीदे हैं, मतलब 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोट्स खरीदे हैं। मतलब ये सारे के सारे ये लोग जो हैं वो 100 हैं, वो ये कहना चाह रहा है। ओके, कहता है हाउ मेनी पीपल बोट शर्ट्स बट नॉट कोट्स। शर्ट्स बट नॉट कोट्स, तो बच्चे शर्ट्स, शर्ट्स बट नॉट कोट्स, मतलब शर्ट्स में से आप बस कोट्स हटा दो, शर्ट्स में से बस आप कोट्स हटा दो, मतलब जो पोर्शन बच गया वो उसी की तो बात कर रहा है। मतलब ये येलो और ब्लू पोर्शन के अलावा जो पोर्शन बच गया वो उसी की तो बात कर रहा है, तो उसी की बात कर रहा है, तो निकाल लो 200 में से ये वाला 100 और वो वाला 35, 135 गया, बच गया 65, 65 बच गया ना मेरे भैया। बोलो भैया, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। सर ये प्री की डीआई लग रही है, नालायकों 1 नंबर मिलेगा इससे, ये डीआई नहीं है, यही तो खेल होता है मेंस और प्री के बीच में। तुमको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर मैं प्री में दे दूं ना, 5 क्वेश्चन दूंगा उसके ऊपर, 5 क्वेश्चन भाई, ओनली 1 वाले कितने हैं, ओनली 2 वाले कितने हैं, ओनली 3 वाले कितने हैं, ऑल जो है वो बोथ वालों से कितने % ज्यादा कितने कम है, ओनली 2, ओनली शर्ट, ओनली जैकेट और ओनली कोट्स की आपस में क्या रेशियो है, ऐसे 5 सवाल बना दूंगा मैं इतने सारे, इतने कंटेंट पे। तो इतने कंटेंट पे प्री में आते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं, इतने कंटेंट पे जब मेंस में आता है तो 1 ही नंबर मिलता है, इसी को तो मेंस बोलते हैं, इसी को तो मेंस बोलते हैं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, पिलर है ये, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पिलर है ये, अटैक करो। सर एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ में क्या देखते हैं, एचसीएफ को ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। एचसीएफ का मतलब होता है, देखो मान लो ये नंबर है, ये नंबर है आपके पास, मान लो ये, मैं बोलूं कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या है, कोई फॉर्मूला कोई कुछ इलाज नहीं करना है इसका, सिर्फ एक बात देखो, ऐसा एक नंबर जो इन तीनों को काट सकता है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट सकता है। आप बोलोगे 5, नहीं, 5 से बड़ा नंबर भी है जो इन तीनों को काट सकता है। आप बोलोगे 20, नहीं 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 नहीं। आप बोलोगे इन दोनों का पूछोगे तो सर 30 है, बिल्कुल सही बात है, बट मुझे तीनों का चाहिए, जो नंबर तीनों को काट सकता है वो है 15। मतलब एक ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करने के बाद ये फर्दर आपस में ना कटें। मान लो इनकी रेशियो निकालनी है आपने, 15 से काटोगे 4, 15 से काटोगे 3, 15 से काटोगे 2, क्या अभी आपस में कटेंगे कभी? 4, 3, 2 के बाद तो नहीं कटेंगे अब, तो मतलब 15 इनका एलसीएम है, एचसीएफ है, सॉरी 15 इनका एचसीएफ है। राहुल डिफरेंस तो होगा ना भाई, पहले पेपर का अलग मतलब है, वो सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए होता है, मेंस पेपर जो स्मार्ट ब्रेन्स है उनको सिलेक्ट करने के लिए होता है। कहते हैं इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कहता है रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी इज 4, 5, आफ्टर 6 years इट विल बी 5, 6। ये तो बड़े आराम से पता ही लग रहा है, 1, 1, 1 का मतलब 6, तो 24 और यहां पे 30 की उम्र है इनकी, शुरू में ए और बी की उम्र पता लग गई। फिर कहते हैं सी डी की उम्र 9, 10 है, 4 साल पहले 8, 9 थी, इधर भी पता लग गई भैया कि 36 और 40 उम्र है सी डी की, तो ए सी ई की उम्र से ई का पता लग जाएगा, बी डी एफ की उम्र से एफ का पता लग जाएगा, ई एफ की रेशियो भी पता लग। ये क्या सवाल हुआ है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ए बी की रेशियो देखो क्या है, ए बी की रेशियो 4, 5 है पहले,
अब कितनी हो गई, 5-6 हो गई। कब हुई, देखो आपको पता है दो लोगों की उम्र के बीच का गैप नहीं बदलता। हाँ यहाँ बदल भी नहीं रहा, इधर भी 1 का गैप है, इधर भी 1 का गैप है, ठीक है बढ़िया। सो यहाँ पे एज 1 से बढ़ गई, यहाँ पे भी एज 1 से बढ़ गई, बट 6 साल से बढ़ी है। सो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 साल, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 साल। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 6 यानी कि 24 साल, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 6 यानी कि 30 साल हो गई, ठीक है। सो ए और बी की एज आ गई 24 और 30, ए और बी की एज आ गई 24 और 30, ये भी सही है। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर तरीके से सी डी की उम्र भी आ जाएगी। अभी रेशो 9-10 है, बाद में रेशो 8-9 हो जाएगी, मतलब इधर एक घट गई वैल्यू, इधर भी एक घट गई वैल्यू। दो लोगों की उम्र का गैप नहीं बदलता, नहीं बदला हुआ, और अगर ये डिफरेंस सेम ना होता तो हम सेम करते, बट ऑलरेडी सेम है तो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक घट रही है वैल्यू, यहाँ एक घट रही है, बट एक्चुअल में 4 साल घट रही है वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 4, 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 4, ठीक है। सो ये 36 और 40 साल आ जाएगी सी डी की उम्र, ठीक है। ये एक चीज हो गई, एक स्टेप ये हो गया। अब उसके बाद इतना कर लेने के बाद कहता है ACE का एवरेज 26 है, ACE का एवरेज 26 है, ACE का जो एवरेज है वो 26 है। तो सम कितना आ जाएगा, 26 का 3 गुना 78 आ जाएगा सम, ठीक है। A 24, C 36, 24 36 प्लस E, तो 60 प्लस E की वैल्यू जो आ रही है 78 आ रही है। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। E की उम्र आ गई बच्चे 18, ये भी सही है। ए की उम्र आ गई 18। उसके बाद आगे बढ़ो, कहता है बीडीएफ का एवरेज, बीडीएफ का एवरेज आफ्टर 3 इयर्स, बीडीएफ का एवरेज आफ्टर 3 इयर्स जो होगा ना वो होगा 33, 3 साल के बाद 33 होगा। तो अभी 30 है ना, अगर एवरेज 30 है तो सम कितना आ जाएगा, 90। तो बीडीएफ का सम आ जाएगा 90, जिसमें से बी और डी की उम्र कितनी है, 30 और 40। तो 90 में से 30-40 गया तो एफ की उम्र आ गई 20, ये आ गई 20। तो ये सबकी एजेस आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कहता है एजेस ऑफ ई एंड एफ आफ्टर डैश इयर्स विल बी दिस, ठीक है। हमें ई और एफ चाहिए, 18-20 उनकी करंट एज है, 18-20 उनकी करंट एज है। अगर मैं देखो 2 साल बाद देखूं, 2 साल बाद क्या रेशियो आएगी, 2 साल बाद ये 20 हो जाएगा, 2 साल बाद ये 22 हो जाएगा, 10-11 की रेशियो है, परफेक्ट। फिर कहते हैं 4 साल बाद, 4 साल बाद 4 साल जोड़ दो इसमें, 4 साल जोड़ा तो 22 आ गया, 4 साल जोड़ा तो 24 आ गया। 22-24 की रेशियो 11-13 होती है, नहीं होती। 6 साल बाद, 6 साल बाद देखो इधर आएगा 6 साल बाद ये आएगी वैल्यू 24, ये आएगी 26, सो 12-13 आ रही है, नहीं। 8 साल बाद, 8 साल बाद ये आ जाएगा 26, 8 साल बाद ये आ जाएगा 28, रेशियो आ रही है 13-14, बिल्कुल आ रही है। सो द आंसर विल बी ए एंड डी, A and D will be your answer, A and D will be your answer, A and D मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बाबा? बोलते ही नहीं हो यार आप, कभी कभी ना ऐसे शांत बैठते हो बिल्कुल। बोला करो, बोला करो यार, बोला करो। सो एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, एक और शानदार विकल्प है हमारे पास। इसमें एक ही ऑप्शन आंसर होगा तो ये ज्यादा आसान होता है। इसमें ना आपको मल्टीपल ऑप्शंस चेक नहीं करने होते। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन आंसर है और पहले चारों में से कोई नहीं है तो ई ऑप्शन होगा। चेक करना है ऑप्शंस के थ्रू। जल्दी आंसर बताओ। सर ये मेंस लेवल है, हाँ बच्चे, पर ये ऐसे सवाल खोजने पड़ते हैं। शुरू में वो नहीं दिखाता है ऐसे सवाल, गंदे सवाल देता है शुरू में, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, पेपर में ना, मेंस पेपर बोल देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, एक खौफ होता है बहुत बड़ा, ठीक है, मेंस पेपर का। तो खौफ में हमें कुछ समझ नहीं आता। अब मेरे को एक बात बताओ, एक सिचुएशन है जिसमें लाइटेड रूम है, मुझे पता है क्वेश्चन के आगे आ रहा हूं मैं, पर एक छोटी सी बात सुनो। एक फुल लाइट चसी हुई है कमरे के अंदर और वहां पे ना एक प्लास्टिक का सांप पड़ा है, प्लास्टिक का सांप पड़ा है, ठीक है, लाइट्स ऑन है। तो आप ना इतना नहीं डरोगे क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ चेयर है, मैं इस पे चढ़ जाऊंगा, यहाँ डंडा पड़ा है मैं आगे अड़ जाऊंगा, या फिर आपको मैं बोलूं कि मैं कुछ और किसके ऊपर गिरा दूंगा, मैं जंप मार दूंगा, मैं इस टेबल पे चढ़ जाऊंगा। ऑप्शन दिख रहे हैं और ऊपर से ये भी दिख रहा है प्लास्टिक का, हिल भी नहीं रहा। अवेयरनेस होती है तो कॉन्फिडेंस आता है। बट अगर मैं यही प्लास्टिक का सांप लाइट्स ऑफ कर दूं और तुम्हें बस एक हल्का सा एक लाइट वहां पे एक फ्लक्चुएट हुई और तुमको बस दिख गया कि यहां सांप था और लाइट बंद, तुम्हारी क्या हालत होगी। तो जब भी अंधेरा होता है ना
तो डर बढ़ जाता है। तो कुछ मेंस को लेके ना एक ऐसा ही अंधेरा होता है, क्योंकि मेंस इज अनप्रेडिक्टेबल पेपर, और जितनी कम आप मॉक टेस्ट देते हो ना, जितनी कम प्रैक्टिस करते हो ना आप, उतना ज्यादा डर बढ़ता है मेंस का। और डर बढ़ता है, जब डर लगता है ना, अब आपको पता है कि इतना आप डरे हुए हो, ना आपको टेबल दिखेगा, ना आपको डंडा दिखेगा, ना आपको उससे बचने का कुछ और दिखेगा, आप परेशान होकर बेहोश भी हो सकते हो। तो ये फर्क होता है डर का और एक नॉर्मल सिचुएशन का। मेंस में डर है जो आसान सवालों को भी मुश्किल दिखाता है। वही सवाल जो पेपर में बेहद ज्यादा मुश्किल लगते हैं, वही घर आके बनाते हैं तो बहुत आसान लगते हैं। क्वेश्चन देखा आपने? A man covered 25% of the journey at the speed of 24, 40% of the remaining journey at the rate of 20, and he covered the remaining journey in 8.75 hours. If the total journey is dash kilometer, find the average speed of man in dash hours. बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, मस्त सवाल है ये। ये सवाल करेंगे जल्दी से। अभी 10:40 पे फिर क्लास है बच्चे, टाइम से आना। देखो यार, ऑप्शंस के थ्रू जाएं अगर यहाँ पे देखो 25% जर्नी की बात कर रहे हैं। मान लो पहला ऑप्शन दूं मैं, 360 का 25% होगा 90, ठीक है। और उसके बाद 40% कितना होगा, 36 का 4 गुना 144, 40% ऑफ द रिमेनिंग। तो 90 गया, मान लो इसमें से 90 चला गया, तो कितना बचा, 270। 90 चला गया, 270 बच गया। 270 का 40% कितना होगा, 27 का 4 गुना कितना होता है, 108। 40% ऑफ द रिमेनिंग जर्नी, ठीक है। और उसके बाद कहता है और फर्दर रिमेनिंग जर्नी, तो ये कितना हो गया, 198 हो गया। 198 उसमें से घटाओगे तो 162 तुम्हें मिलेगा, और ठीक है। तो कुछ ऐसा है 270 90, ठीक है। यहां पे स्पीड ये आ रही है डिस्टेंसेस की रेशियो पहले केस में, ये डिस्टेंसेस की रेशियो आ रही है पहले केस में। दूसरे केस में कितनी आएंगी भाई, 720 है, तो डायरेक्टली इनका डबल आ जाएगी वैल्यू, 180, 216 एंड 324, ये आ जाएगी दूसरे केस में। ये दूसरे केस में आ रही है, ओके। आगे केस में 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर का 25% होता है 150, 600 किलोमीटर का 25% होता है 150, ठीक है भाई, बढ़िया, 150 है। और 150 है तो उसके बाद बचा कितना, 450 बच गया। 450 का 40% कितना होगा, 450 का 40% यानी कि 2/5, तो 180 हो जाएगी वैल्यू। 330 हो गई, 330 हो गई, 600 में से 330 गया तो बाकी कितना बच गया, 270, ठीक है। ये आ गई अगली वैल्यू। और उसके बाद देखो 600 है, 600 के बाद अगला क्या है, 900 है, मतलब बेसिकली 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना हो गया तो ये सारी वैल्यू 1.5 गुना हो जाएंगी। इसका 1.5 गुना कितना होगा, 225, इसका 1.5 गुना कितना होगा, 270, और इसका 1.5 गुना होगा, इसमें 135 और जोड़ दो, 405, ठीक है। ये आ रही है वैल्यूज अगले वाली। ये सारे तीनों के डिस्टेंसेस के टुकड़े आ गए। अब यहां पे स्पीड क्या क्या है, स्पीड है पहले 24, स्पीड जो है पहले 24 है, यहां 24 की स्पीड है। आगे जो है 20 की स्पीड है। रिमेनिंग जर्नी का टाइम बताया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में हमसे क्या पूछ रही है, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस वी नो, टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितना है। टोटल डिस्टेंस यहां पे है, हर एक केस में दिया हुआ है 360, 720 और ये अलग अलग दिया हुआ है। अब टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो और साथ में एवरेज स्पीड भी दी हुई है। तो इधर टोटल टाइम कितना आना चाहिए, 360/50, यानी कि 7.2 आना चाहिए टोटल टाइम। 720/40 यानी कि 18 घंटे आना चाहिए टोटल टाइम। 600/25 यानी कि 24 घंटे आना चाहिए टोटल टाइम। 900/20 यानी कि 45 घंटे आना चाहिए टोटल टाइम। अब किस केस में टोटल टाइम इतना आ रहा है, लास्ट वाले टुकड़े पे तो 8.75 घंटे ही लग रहे हैं। लास्ट वाले टुकड़े पे तो 8.75 घंटे ही लग रहे हैं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लो बाकियों को। आप इधर देखोगे तो यहां से वैल्यू आ रही है, इधर से नहीं आती दिख रही मेरे को वैल्यू, क्योंकि अगर आप देखोगे
6 से काटोगे 4, 6 से काटोगे 15, 15/4, यहां तो यूनिट डिजिट ही 5.4 आएगी, तो ये तो नहीं लग रहा मेरे को आंसर आ रहा है। इधर 24 से काटोगे, इधर 24 से काटोगे, इधर 24 से और 20 से काटोगे तो 18, 24, 20, इधर भी यूनिट डिजिट वही लग रही है मेरे को, खराब सी। इधर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इधर चेक करो, मेरे को यहां पे हो रहा है सॉल्व लग रहा है, क्योंकि यहाँ 20 से करोगे तो यहाँ 9 घंटे आएंगे, यहाँ 24 से करोगे ना तो 6 का 4 गुना और 6 का 25 गुना, तो 25/4 यानी कि 6.25, 6.25 प्लस 9 15.25, 15.25 16, 16 8 24, ये आ रहा है आंसर। इसमें टोटल टाइम मैच हो रहा है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा, बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। बोलो क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक क्या बोलती है? ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को 4 डिस्टेंसेस दिए हुए थे, उस हिसाब से यहां बोला हुआ है 25% डिस्टेंस का, बचे हुए डिस्टेंस का 40% और बाकी का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने हर एक ऑप्शन के हिसाब से डिस्टेंसेस निकाल दिए। फिर मुझे दी हुई है स्पीड कि इधर 24 की स्पीड, इधर 20 की, इधर 24 की, इधर 20 की, इधर 24 की, इधर 20 की, इधर 24 की, इधर 20 की स्पीड दी हुई है। डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, टाइम आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम का सम निकाल सकता हूं मैं। कैसे? मुझे पता है कि भैया एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है। तो मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूं, टोटल डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड डिवाइड कर दिया, ये टोटल टाइम आ गया। जिस केस में टोटल टाइम ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा, भाई मेरा आंसर होगा। यहां मुझे तो कटते दिख ही नहीं रहे कि 7.2 या इस टाइप से कोई आंसर आ रहा होगा, क्योंकि इधर 8.75 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी टाइम 8.75 लगा, इधर भी 8.75, इधर भी 8.75, इधर भी 8.75। अब 8.75 जोड़ के तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता, तो चेक करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि टोटल टाइम ही वहां 7.2 घंटे लग रहा है, तो 8.75 टोटल कैसे आ जाएगा, तो वो तो गलत ही हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन चेक किया 720 वाला, तो यहां पे देखो यूनिट डिजिट इस हिसाब से नहीं बन रहा कि सम 18 घंटे बन जाए, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0.25 चाहिए, वो यहां नहीं आ रहा है। बट यहां पे यूनिट डिजिट में 0.25 मुझे आता दिख गया, तो मैंने सीधा ये ऑप्शन चेक किया, 25/4 6.25, ये 9, 6.25 प्लस 9 आ गया 15.25, 15.25 प्लस 8.25 आ गया 24 घंटे, 24 घंटे आ रहा है, ये मैच हो गया, खत्म, क्वेश्चन फिनिश्ड। एक होमवर्क लोगे क्या? आंसर बताओगे क्या? तो आज का सेशन शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था, मतलब एक छोटी सी चीज भी नहीं थी जो इंपॉर्टेंट ना हो। इसका आंसर जिसने बता दिया मेरी तरफ से शाबाशी उसको। होमवर्क है, फिलर है, ये भी होमवर्क है, निपटा दो। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों को पता है आने वाले बेसिक फाउंडेशन वाले कोर्स के बारे में, कि बेसिक फाउंडेशन वाला कोर्स कब आ रहा है और मेंस का कोर्स कब आ रहा है? पता है आपको? फाउंडेशन वाला कोर्स आ रहा है 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल, और मेंस वाला कोर्स आ रहा है 14 अप्रैल। पता है आपको इस बारे में? नहीं पता? फाउंडेशन के कोर्स का पता है नाम क्या है? रेवोल्यूशन 2.0, रेवोल्यूशन 2.0। और मेंस वाले कोर्स का नाम पता है क्या है? सिग्मा 2.0। टाइम पता क्या है इस वाले कोर्स का? टाइम पता क्या है? सुबह 12 बजे। और इस वाले कोर्स का टाइम पता क्या है? शाम को 4:30 बजे। ठीक है, और ये पता है कहां होंगे सारे के सारे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आओ, जो अटेंड करना चाहे अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लो, जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कोर्स ये होने वाला है जो आपने पढ़ा है। ऑब्वियसली जिन्होंने पहले कर लिया वो तो बहुत आगे निकल गए, बट अभी भी जिन्होंने कंपटीशन में सरवाइव करना है, जिन्होंने कंपटीशन में अपना चांस बना के रखना है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो फाउंडेशन कोर्स आएगा वो 2 से 3 महीनों के बाद आएगा, तब तक तो पेपर आ चुके होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा आना चाहिए आ सकता है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का ले लो आप। कोड बता रहा हूं एक, TT20, ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेना आप, इससे एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। दूसरा क्या है कि ये कोड लगा के जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसको मैं ट्रैक कर सकता हूं कि ये बच्चा जो है इस कोर्स के लिए आया है, उसी हिसाब से उसके लिए कंटेंट और भी चीजें अरेंज की जा सकती हैं, सारी चीजें उसके लिए सिस्टम सिंपल किया जा सकता है। तो TT20 या TT10 कोड से आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। ये कोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो आना चाहिए आ सकता है। क्लास की पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी? मिलेगी क्या? देता हूं क्या मैं क्लास की पीडीएफ? बोलो बोलो बोलो, देता हूं क्या?
देता हूं भाई, रोज हर बार देता हूं। क्लास की पीडीएफ लेनी है तो सर्च करो टेलीग्राम ऐप के अंदर @studyfied PDF, टेलीग्राम चैनल का सीधा सीधा ये हैंडल डाल देना आपने। सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल आएगा एक, जिसमें 2,18,000 से ज्यादा लोग हैं, वो वाला कर लो ज्वाइन, ठीक है। जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ कर लो, पीडीएफ मैं यहां दे दूंगा और रोज ही पीडीएफ देता हूं यहां पे तो मैं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। सेशन को लाइक कर दिया पक्का कर देना यार, मुझे पता तुम्हारा बहुत एफर्ट लगता है उस बटन के ऊपर एक छोटा सा ऐसे ऐसे करने में, बट कोई बात नहीं, इतना एफर्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। बाय बाय।